हेलो स्टूडेंट, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल आशीष तिवारी। माय नेम इज मुस्कान एंड आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाली है। हम बात करेंगे आज इस वीडियो के अंदर रिसर्च मेथड इन एजुकेशन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर्स के बारे में। इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर्स को हम इस वीडियो के अंदर आज डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में कोई भी क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना है, तो मे भी हो सकता है वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की चांसेस हो। तो सारे क्वेश्चन देखिएगा, आपके उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड आपके क्वेश्चन जो है उनको घुमा फिरा के वो एग्जाम में पूछ सकता है, तो कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है। तो हमारा इस वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, उससे पहले अगर किसी को ये पीडीएफ बाय करनी है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, जाकर आप मैसेज करके ये पीडीएफ बाय कर सकते हैं। अदरवाइज आप वीडियो देखकर भी अपने जो एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। अगर किसी को बाय करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, उस पर मैसेज करके आप ले सकते हो। ओके, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि मानक विचलन की परिभाषा देनी है। इसके ऑप्शन में ये है विचलनशीलता ज्ञात करने का सबसे श्रेष्ठ तरीका और उसको मापने का सही मार्ग क्या होगा। तो ऐसे गणित से नंबर्स मतलब मैथिकल एक सब्जेक्ट है ये वाला, जो हमारा रिसर्च एंड एजुकेशन है ना, ये इसे मैथ्स, इसे मोस्टली कह सकते हैं कि न्यूमेरिकल्स वगैरह, तो ये सारी चीजें इसके सबके बारे में बताया गया है। तो गणित और जो सांख्यिकी है, जब किसी भी डेटा को, कोई भी डेटा के बारे में पता करते हो, उसके बारे में निकालते हो, तो सब उसकी जो औसत के मतलब मीन, मीडियम, मोड, तो इस आपने पढ़ा होगा 9th 10th में भी। तो कितनी सारी जो संख्याएं होती है, उनका एक मोड निकालने के, एक औसत आय है वो निकालने के लिए ही पर्याप्त नहीं होता है, बल्कि हमें ये जानना होता है कि किसी विभिन्न जो आंकड़े हैं उनके जो औसत है वो कितने हैं, और यही विचलन में बताता है कि आंकड़े कितने स्तर पर है। तो इसी विचलन को मापने के लिए कई तरीके होते हैं, जैसे प्रकीर्णता, मध्य विचलन और मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो काफी सारे आपने मैथ वैसे पढ़े होंगे, तो इन सब मापने के इनके तरीके अलग अलग होते हैं, तो वही तरीकों को हम पढ़ेंगे। तो मानक विचलन की परिभाषा, तो मानक जो विचलन है वो एक ऐसे सांख्यिक माप है जो ये बताता है कि किसी भी आंकड़ों के समूह में आंकड़े अपने औसत माध्य से कितनी दूर पर है और कितनी पास पर है। और जो डिस्पर्शन है, जो प्रकीर्णता के, उसको मापने का एक प्रमुख साधन भी है। सरल भाषा में कहें, अगर किसी भी कक्षा के छात्र हैं, उनके अंकों का एक औसत 70 है और अधिकांश छात्र है वो 70 के आसपास ही अंक लाए हैं, तो जो मानक विचलन कम होगा। लेकिन अगर कुछ जो छात्र हैं वो अधिक और कुछ न कुछ कम अंक प्राप्त किए हैं, जो छात्रों, ठीक है, लेकिन अगर से कुछ छात्र हैं वो बहुत अधिक लेकर आए हैं, कुछ बहुत ही कम प्राप्त किए उन लोगों ने, तो उनका जो मीन है, मतलब टोटल कितना है कि जो अच्छे अंक लेकर आए हैं उनका मीडियम कितना है, कितने बच्चे ऐसे इतने लेकर आए हैं, और कितने बच्चे ऐसे हैं जो नॉर्मल रेंज में पास हुए थे, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स कम आए, फेल वाले मार्क्स आए, तो उन सबका विचलन कितना होता है, तो इसके बारे में पता करता है। तो कर्तव्य रूप से अगर मानक विचलन की जो परिभाषा है उसको देखते हैं कि यदि हमारे पास जो n प्रशिक्षण है, तो आप कैसे निकालते हो। आप मान लो 10 बच्चे उसमें पास, 10 बच्चे हैं उनके 90% आए, तो 95 90 के अबव आए, तब मैं इसे काउंट कर लेंगे, x1 x2 x3 नंबर है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद फिर x2 x3, तो ऐसे काउंट करके उनका जो टोटल है वो निकालते हैं। तो उनका जो औसत माध्य है वो x/बार xn, तो ये जो फॉर्मूलाज है इनका यूज करके हम निकालते हैं। तो जो विचलन का जो सूत्र है, जो उनका फॉर्मूलाज होता है, तो कैसे है, तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इस फॉर्मूला के थ्रू हमारी जो वैल्यूज है उनको पुट करके हम इसका जो एंड जो हमारा सॉल्यूशन आता है वही हमारा इसका आंसर होता है। तो ये सूत्र हमारा जो डेटा बिंदु है, जो औसत है, उसके बीच के अंतर का वर्ग लेकर उसकी जो औसत निकालकर फिर उसका जो वर्गमूल निकलता है उसके बारे में हमें बताता है। तो टोटली जो हमारा रिजल्ट आता है एंड जाके जो आंसर आता है उसके बारे में फिर हमें बताता है कि इतने अमाउंट है, इतने बच्चे, जो एक क्लास है उसके अंदर इतने बच्चे पास हैं, इतने बच्चे फेल हैं, तो हमें एग्जैक्टली एक औसत के रूप में, मतलब नंबरिंग के रूप में बता देता है। तो विचलनशीलता को ज्ञात करने का सबसे श्रेष्ठ तरीका और उसको मापने का तरीका क्या होगा, तो सीमा मतलब रेंज, और चतुर्थ विकर्णता, क्वार्टिल डेविएशन, मध्य विचलन, मीन डेविएशन, मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इन जो मानक विचलन है इसको सबसे सर्वश्रेष्ठ और वैज्ञानिक तरीका माना जाता है, क्योंकि ये जो सभी आंकड़े हैं ना, इसको ये ध्यान में रखता है
सेकंड पॉइंट, ये जो आंकड़े हैं इसके औसत से जो अंतर है उसको माप देता है। इसका जो गणितीय जो आधार है वो मजबूत होता है, जिससे आगे के जो संख्या की जो गणना होती है, जो काउंटिंग होती है, जैसे जेड स्कोर, टी स्टैट्स आदि, ये सारे आसानी में होते हैं। तो ये सकारात्मक और नकारात्मक विचलनों को बराबर में महत्व देता है, क्योंकि हमें अंतर का एक वर्ग भी दिखाता है। और ये जो संख्या है इसको निष्कर्ष को अधिक सटीक और विश्वसनीय भी बनाता है। इसी प्रकार हम बोलेंगे जो मानक विचलन है, ये न केवल विचलन को मापने का एक जो प्रमुख माप होता है, बल्कि ये विचलनशीलता को समझने, उसका तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए भी हमारे लिए बहुत यूजफुल होता है। जब हम किसी भी डेटा को, इसकी समय की स्थिरता, उसकी विश्वसनीयता के बारे में जानते हैं, तो जो मानक विचलन सबसे उपयुक्त तरीका होता है। इसलिए ऐसे ही विचलनशीलता मापने का सर्वश्रेष्ठ उपाय भी माना गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, एनईपी 2020 शिक्षा में शोध के उपयोग पर कैसे जोर दिया जाता है, उसका क्या उदाहरण है। और ऐतिहासिक शोध में प्राथमिक और द्वितीयक स्रोतों के महत्व के बारे में बात कीजिए। तो जो शिक्षा है वो केवल पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित नहीं रही है, बल्कि आज के टाइम में जो शिक्षा है उसका उद्देश्य है कि विद्यार्थियों में सोचने और जानकारी प्राप्त करने और जो नए विचार है उसको उत्पन्न करने की क्षमता उनके अंदर विकसित हो जानी चाहिए। शिक्षा का मतलब ये नहीं कि उनको सिर्फ पुस्तकों का ज्ञान, इन सब चीजों का भी ज्ञान होना चाहिए। तो जो भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति 2020 में इस दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ाया है कि ये नीति न केवल शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने में बल देगी, बल्कि ये जो रिसर्च है, जो अनुसंधान है, जो इनोवेशंस है, वो भी शिक्षा की एक अनिवार्य भाग मानी जाएगी। इसके साथ ही जब हम इतिहास की बात करते हैं तो ये शोध है उसका जो विशेष महत्व है वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इतिहास में तथ्यात्मक जानकारी के लिए जो प्राथमिक, जो प्राइमरी और जो सेकेंडरी स्रोतों की जो उपयोगिता है ना, वो बहुत ज्यादा आवश्यक, अत्यंत आवश्यक हो जाएगी। तो एनईपी 2020 शिक्षा में शोध के उपयोग पर कैसे जोर देता है। तो जो नई शिक्षा नीति है 2020 का ये मुख्य उद्देश्य शिक्षा को केवल ज्ञान अर्जन तक सीमित ना रखकर उसकी समस्या समाधान, नवाचार और गहन जो चिंता है उसकी ओर आगे बढ़ती है। तो उसके मुख्य पॉइंट्स है, एनईपी 2020 के जो अनुसंधान है उसको स्कूल शिक्षा दोनों स्तरों पर ही इसको आवश्यक माना जाता है। कॉलेज और विश्वविद्यालयों में राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान, तब नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना का प्रस्ताव भी रखा गया कॉलेज में। इसका उद्देश्य है कि गुणवत्तापूर्ण शोध, जो उनकी रिसर्च की जो तकनीक है उसको और भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए। तो विद्यार्थी अपनी रुचि के विषयों में प्रोजेक्ट पर आधारित जो लर्निंग है और इंटरडिसिप्लिनरी है रिसर्च कर सके, और इसके जो पाठ्यक्रम है उसमें भी लचीला बना सके, रिसर्च की जो मेथड है वो भी आगे बढ़ सके। उदाहरण में से मान लीजिए कोई भी एक छात्र है, उसने पानी की जो गुणवत्ता है उस पर स्कूल में एक प्रोजेक्ट तैयार किया है। अब उसके पास नाले जल स्रोत से पानी जो है वो इकट्ठा करता है, तो उसे जो विभिन्न तरीकों से वो जांचता है या निष्कर्ष निकालता है कि किस क्षेत्र में पानी पीने योग्य है, किस में नहीं है। तो ये प्रक्रिया छात्र को केवल ज्ञान नहीं देती है, बल्कि उसको जानकारी भी प्रदान करती है और उसको वैज्ञानिक सोच, अनुसंधान की प्रक्रिया है और डेटा भी वो तैयार करता है। इसलिए तो निष्कर्ष निकालने के लिए वो एक कला भी सिखाती है। तो यही शोध आधारित जो शिक्षा है इसका स्पष्ट एक उदाहरण भी है। ऐतिहासिक शोध में प्राथमिक और द्वितीयक शोध के महत्व के बारे में बात करते हैं। तो ऐतिहासिक शोध का उद्देश्य है उसके अतीत की घटनाओं के सटीक जो प्रमाण है उसके आधार पर समझना होता है। इसके लिए ये दो प्रकार के स्रोतों का उसने यूज किया है, प्राथमिक और द्वितीयक, प्राइमरी सोर्सेज और सेकेंडरी सोर्सेज। तो प्राइमरी सोर्सेज के महत्व क्या है, ये अभिलेख, शिलालेख जैसे इन सब में जानकारी प्रदान करता है। पत्र, डायरी, सरकारी दस्तावेज में समाचार पत्र, चित्र या नक्शे के द्वारा या पुरातात्विक जो पुरानी पुस्तकें होती हैं उनके द्वारा। ये कूलर आवाज कर रहा है। ठीक है, तो इन स्रोतों के माध्यम से हमें उस काल की जो वास्तविक स्थिति है, वहां पे जो घटनाएं हुई थी और जो समाज के बारे में जो पृथक जानकारी है वो मिल जाती है हमें। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि अशोक के शिलालेख के बारे में हमें पता चल जाता है, उनके शासन की, उनकी नीतियों के बारे में हमें जानकारी सीधे प्राप्त हो जाती है इनके माध्यम से। और जो द्वितीयक स्रोत है उसका क्या महत्व है, द्वितीयक स्रोत वो स्रोत होते हैं जो किसी भी शोधकर्ता द्वारा हमारे प्राथमिक स्रोतों के आधार पर ही लिखे जाते हैं, जैसे कि इतिहास की किताबें, शोध पत्र, रिसर्च पेपर्स और आलोचनात्मक लेख होते हैं।
तो ये सारे शोध हैं, ये प्राथमिक जानकारी के विश्लेषण के आधार पर ही सरल जो भाषा है उसमें हम हमें प्रस्तुत करते हैं। इससे जो आम पाठक होता है ना, जो नॉर्मल वे जो कोई भी इंसान होता है वो भी इतिहास के बारे में समझ सके, और यही इसको इसके बारे में बताने में, तुलना करने में ये हमारी हेल्प भी कर सके। तो कोई भी नॉर्मल इंसान अगर किसी की मतलब इतिहास की जो किताब है वो उठा के पढ़ के देखेगा तो उसको भी हमारे इतिहास में क्या क्या घटनाएं हुई, क्या ऐतिहासिक पुराण मतलब क्या क्या इतिहास में हुआ है, तो वो उस नॉर्मल इंसान को भी समझ में आ सके। इस तरह से हम इस वे में उसमें वो किताबों के अंदर लिखा गया था। तो निष्कर्ष देख लेते हैं कि जो NEP 2020 है उसमें शोध मतलब जानकारी नवाचार के शिक्षा का जो अभिन्न अंग है वो एक हिस्सा बनकर रह गई। विद्यार्थियों को केवल पाठ्यक्रम तक सीमित नहीं रखती है बल्कि ये उनको सोचने के लिए खोजने की स्वतंत्रता है वो भी देती है। तो इसी तरह से जो ऐतिहासिक शोध है उसमें शोधों की जो भूमिका है वो अत्यंत महत्वपूर्ण होती जा रही है। प्राथमिक शोध प्रमाण का कार्य करती है, जबकि द्वितीयक शोध हमारे विश्लेषण और समझ प्रदान करते हैं, और शोध के बिना ये ज्ञान अधूरा होता है। शोध के लिए स्रोतों का ये सही उपयोग आवश्यक है। तो यही आज की शिक्षा नीति और इतिहास लेखन का मूल आधार है। निर्वंश विज्ञान, थर्ड क्वेश्चन हमारा, निर्वंश विज्ञान आयोजित करने की प्रक्रिया क्या है और क्रियात्मक जो शोध है उसके महत्व को बताइए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल परिचय देखते हैं। शोध मतलब रिसर्च, तो किसी भी विषय की गहराई से जानकारी प्राप्त करने की एक वैज्ञानिक की प्रक्रिया होती है। विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से शोध रिसर्च अपनाए जाते हैं, जैसे नरवंश विज्ञान, जैसे इथनोग्राफी, क्रियात्मक शोध, एक्शन रिसर्च। ये दो ऐसे शोध पद्धतियां हैं जिनका उपयोग समाज, शिक्षा, संस्कृति और जो मानवीय तरीके हैं व्यवहार को समझने के लिए किया जाता है। तो ये दोनों ही प्रकार के शोध हमें समाज की गहराई तक पहुंचाने और व्यवहारिक समस्याओं का समाधान खोजने में हमारी मदद करते हैं। तो नरवंश विज्ञान आयोजित करने की प्रक्रिया क्या है? तो जो नरवंश विज्ञान है वो एक प्रकार का गुणात्मक शोध है, क्वालिटेटिव रिसर्च है, जिसके अंदर किसी भी विशेष समुदाय, जाति या किसी सामाजिक समूह होता है ना, उसके जीवन की परंपराएं, रीति रिवाज और जो दैनिक जीवन की जो गतिविधियां हैं उनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त करते हैं, अध्ययन करवाते हैं, बताते हैं उसके बारे में। तो नरवंश विज्ञान आयोजित करने की प्रमुख जो प्रक्रियाएं वो निम्नलिखित है। जैसे शोध समस्या का चयन, तो पहले ये तय किया जाता है कि किसी भी जो कोई समुदाय होता है या संस्कृति का अध्ययन करना। शोध समस्या के चयन में ये बात तय की जाती है। और साहित्यिक जो समीक्षा है, लिटरेचर रिव्यू में उस समुदाय से संबंधित पहले किए गए रिसर्च लेखों को पढ़कर उसकी पृष्ठभूमि को समझा जाता है। ठीक है। क्षेत्र का चयन में इसमें अध्ययन करने के लिए उस समुदाय का क्षेत्र, स्थान तय किया जाता है जहाँ पर जो शोध करता है वो जाकर वहाँ पे अध्ययन करता है। तो फील्ड जो भी रिसर्चिंग की जो फील्ड है वो जाकर डिसाइड करता है कि जहाँ पे जो शोध करते जो रिसर्च करने वाला होता है ना वो वहां जाके जानकारी प्राप्त करता है, तो उस जगह के बारे में वो एक स्थान तय करता है। प्रत्यक्ष अवलोकन, तो जो शोध करता है वो समुदाय के बीच रहकर उनके व्यवहार, रीति रिवाज और दिनचर्या का जो प्रत्यक्ष अवलोकन, जो ऑब्जर्वेशन, पूरे दिन का जो ऑब्जर्वेशन करता है ना कि उनका व्यवहार कैसा है फुल डे में, उनकी क्या रीति रिवाज है और उनका दिनचर्या कैसा रहता है, तो इस चीज को वो खुद देखता है, खुद ऑब्जर्व करता है। तो साक्षात्कार और वार्तालाप, तो समुदाय के सदस्यों से बातचीत करके गहराई से जानकारी प्राप्त भी करता है। जैसे कोई केस है, जैसे कोई क्राइमली केस है, तो जो पुलिस होती है वो इन्वेस्टिगेट करती है, हर जो मतलब नेबर्स वगैरह होती है उनसे आगे जानकारी प्राप्त करती है। तो एग्जैक्टली ऐसी ये चीज है कि समुदाय के जो समुदाय है उसके सदस्यों से बातचीत करके और भी जानकारी उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। डायरी लेखन और फील्ड नोट्स, तो शोध करता है वो अपने अनुभव, देखी गई जो घटना है उसको लिखित रूप में किसी डायरी में लिख लेता है या एक नोटबुक में नोट्स बना लेता है उसके लिए। डेटा का विश्लेषण, तो प्राप्त जानकारी का अध्ययन करके वो निष्कर्ष भी निकालता है और रिपोर्ट लिखने से अंत में एक शोध रिपोर्ट तैयार करता है जो अध्ययन के परिणामों के बारे में बताती है। तो नरवंश विज्ञान का उद्देश्य, तो समाज की विविधता, संस्कृति और जो जीवन शैली है उसको समझाना और दस्तावेजीकरण के बारे में बताना होता है। सेकंड पॉइंट है क्रियात्मक शोध का महत्व बताइए। तो जो क्रियात्मक शोध है, एक्शन रिसर्च, वो एक व्यवहारिक शोध पद्धति है जिसका उपयोग
शिक्षा क्षेत्र में ही किया जाता है, जिसमें शिक्षक, प्रशासक या संबंधित जो व्यक्ति है वो किसी भी समस्या उसकी पहचान करके उसको सॉल्व करने के लिए एक योजना तैयार करता है, योजना के रूप में कार्य करता है। तो क्रियात्मक शोध के महत्व है कि समस्याओं का त्वरित समाधान, मतलब ये शोध है ना किसी भी विशेष कक्षा, विद्यालय, संस्था में उत्पन्न जो समस्या है उसको तुरंत पहचानने और सुधार करने में ये उनकी मदद करता है। शिक्षकों की भूमिका का सशक्त बनाना, तो शिक्षक केवल पढ़ाने वाले नहीं रहते हैं बल्कि शोधकर्ता बनकर शिक्षण पद्धतियों में सुधार भी लाते हैं। तो शिक्षा की जो गुणवत्ता है उसमें सुधार, तो जो शिक्षण विधि है उसका मूल्यांकन करके नए और प्रभावशाली तरीके अपनाए जाने में मदद मिलती है। फोर्थ पॉइंट है सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में सुधार। तो छात्रों की जो समस्या है उसको समझकर उन्हें बेहतर शिक्षा प्रदान की जा सकती है। स्थानीय जरूरतों के अनुसार समाधान, तो हर विद्यालय संस्था की समस्या अलग होती है। क्रियात्मक शोध हमें उन संदर्भ में उसको हल करने के बारे में बताता है। उदाहरण जैसे यदि एक शिक्षक है उसको लगता है कि जिसकी कक्षा है कि छात्र है गणित में कमजोर है, लेकिन वो एक विशेष शिक्षण विधि आजमाते हैं, उसका प्रभाव देखते हैं कि अगर परिणाम सकारात्मक होगा तो उसे अपनाते हैं, या यही क्रियात्मक शोध है। ठीक है, निष्कर्ष है नरवश विज्ञान और क्रियात्मक शोध दोनों ही प्रकार के जो शोध हैं वो समाज और शिक्षा की बेहतर समझ के लिए अत्यंत उपयोगी है। जहाँ नरवश विज्ञान हमें समुदाय और संस्कृति की जो गहराई उसकी जानकारी प्रदान करते हैं, तो वहीं क्रियात्मक जो शोध है ना वो जगत में उत्पन्न जो समस्या है, व्यवहारिक समाधान है उसके बारे में बताता है। तो इन दोनों शोधों के माध्यम से हम न केवल ज्ञान का विस्तार करते हैं बल्कि जीवन और समाज की जो बेहतर बनाने में योगदान है वो भी देते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4, शोध में समस्या की पहचान कैसे की जाती है वो बताना है और वैज्ञानिक शोध के चरणों को भी बताना है। ओके, आंसर देखते हैं। तो शोध रिसर्च एक व्यवस्थित और तार्किक जो प्रक्रिया है उसके माध्यम से किसी विषय या समस्या का जो गहराई से अध्ययन किया जाता है ताकि जो नए ज्ञान या समाधान उसको प्राप्त किया जा सके। या किसी भी शोध की सफलता उस बात पर निर्भर करती है कि उसकी शुरुआत किस प्रकार से की जाती है और किस तरह से वैज्ञानिक विधि का आगे बढ़ाई जाती है। शोध प्रक्रिया की पहली और सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होती है शोध समस्या की पहचान करना, और उसके बाद जो शोध वैज्ञानिक तरीके हैं उसको अलग अलग तरीकों के माध्यम से उसको आगे बढ़ाते हैं। तो शोध समस्या की पहचान कैसे की जाती है? जो शोध की जो प्रक्रिया है ना, जो रिसर्च की जो मेथड्स है वो पहली और बुनियादी आवश्यकता होती है। एक जो उपयुक्त शोध होता है ना, समस्या रिसर्च प्रॉब्लम होती है उसकी पहचान होती है। यदि समस्या स्पष्ट नहीं होती है तो वो पूरा जो शोध है वो दिशाहीन हो जाता है। आपको प्रॉब्लम के बारे में पता नहीं चलेगा तो उसके बारे में जानकारी कैसे प्राप्त करोगे? तो सोच समस्या की जो पहचान है उसकी प्रक्रिया क्या होती है? रुचि और विशेषज्ञता का क्षेत्र चुनना। सबसे पहले जो शोध करता है ना उस क्षेत्र का चयन करता है जिससे उसकी रुचि हो और जिसमें वो अपना योगदान भी दे सके। और साहित्यिक समीक्षा, लिटरेचर रिव्यू में तो पहले किए गए जो शोध है, लेख है, पुस्तकें उनका अध्ययन करके वह जाना जाता है कि उस विषय पर पहले क्या काम हो चुका है और किन पहलुओं पर वह शोध की उनकी आवश्यकता पड़ेगी। समस्याओं का अवलोकन, तो आसपास की जो सामाजिक, शैक्षिक, जो वैज्ञानिक और व्यावसायिक जो समस्या है उसका निरीक्षण करके ताकि किसी भी व्यवहारिक समस्या का शोध का जो विषय है वो बनाया जा सके। मूल्यांकन और चयन, तो जो अलग अलग जो संभावित समस्या है उसमें उस समस्या को चुना जा सके जो न केवल महत्वपूर्ण है बल्कि जिस पर जो व्यवहारिक रूप से इसके बारे में जानकारी प्राप्त की जा रही है वो किया जा सके। समस्याओं को परिभाषित करना, तो चुनी गई जो समस्या है उसको स्पष्ट और संक्षिप्त शब्दों में प्रस्तुत करना और शोध का जो उद्देश्य है वो स्पष्ट हो जाए। ताकि यदि कोई शिक्षक देखता है कि कक्षा में जो बच्चे हैं उनकी गणित में जो रुचि है वो कम होती है, लेकिन वो इस समस्या की पहचान करता है और वो रिसर्च करते हैं कि गणित जो शिक्षा है उसमें रुचि उत्पन्न करने के लिए कौन कौन सी शिक्षण तकनीकी, मतलब जैसे कुछ बच्चे हैं उनकी जो मैथ वीक है उन्हें समझ में नहीं आ रही तो वो ऐसा कुछ मेथड निकालते हैं, मतलब अलग सॉल्यूशन लेकर आते हैं, इससे उन लोगों को भी जो मैथ के जो क्वेश्चन है उस सॉल्यूशन है वो समझ में आ सके। तो वैज्ञानिक शोध के चरणों को समझाइए। तो वैज्ञानिक जो शोध है एक व्यवस्थित पद्धति है जिसमें समस्याओं की जांच तथ्य और प्रमाणों के आधार पर ही किया जाता है। वो तर्क, विश्लेषण और निष्कर्ष को वैज्ञानिक विधियों से जोड़ते हैं।
तो वैज्ञानिक शोध के प्रमुख चरण क्या है? समस्या की पहचान, आइडेंटिफिकेशन और प्रॉब्लम्स, जैसे कि ऊपर बताया कि सबसे पहले जो शोध है उसकी जाने वाली जो समस्या है वो उसकी स्पष्ट रूप से उसकी पहचान करते हैं। फिर वो जिस विषय पर जो पहले क्या क्या शोध हो चुके, मतलब क्या क्या रिसर्च हो चुकी है उसके बारे में देखते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। फिर वो ये स्पष्ट होता है कि इस शोध में क्या अब नया हम जोड़ सकते हैं। उद्देश्य और परिकल्पना तय करना, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। तो शोध का उद्देश्य संभावित उत्तर परिकल्पना तय की जाती है, जिन्हें बाद में प्रशिक्षण के लिए उसको उपयोग में लाया जाता है। तो शोध विधि का चयन तो ये तय किया जाता है कि शोध में कौन सा तरीका अपनाया जाएगा, गुणात्मक, मात्रात्मक या दोनों को ही मिलाकर उसको किया जाएगा। डाटा संग्रह, तो चुनी गई जो विधि है उसके अनुसार तथ्य आंकड़ों को विभिन्न जो स्रोत है उसमें इकट्ठा किया जा सकता है, जैसे प्रश्नावली, साक्षात्कार, सर्वेक्षण, प्रयोग, इन सभी के थ्रू। डाटा विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ डाटा, तो एकत्रित जो जानकारी है उसको सांख्यिकी और तार्किक जो विश्लेषण है उसके रूप में उसका निष्कर्ष निकाला जा सके। निष्कर्ष और विश्लेषण के आधार पर यह बताया जाता है कि परिकल्पना सही थी या नहीं, या शोध से ये क्या परिणाम हमें प्राप्त हुए, इसके बारे में बताया जाता है। रिपोर्ट लेखन में अंत में शोध का जो विवरण है वो एक व्यवस्थित रूप में रिपोर्ट के अंदर हमें लिखा जाता है, जिससे जो अन्य लोग हैं इसको पढ़कर भी इसका लाभ उठा सके। निष्कर्ष, तो शोध एक सोच समझकर किए जाने वाली प्रक्रिया है जिसकी जो नींव है वो एक सही समस्या की पहचान से शुरू होती है, फिर वह वैज्ञानिक पद्धति के विभिन्न चरणों से मिलकर एक सार्थक निष्कर्ष भी निकालते हैं। यदि शोधकर्ता समस्या को सही ढंग से नहीं पहचानते हैं या वैज्ञानिक विधि का पालन करेंगे तो उसका जो शोध है ना केवल उपयोगी होता है बल्कि जो समाज और शिक्षा के क्षेत्र में ये बहुत प्रभावशाली भी हो सकता है। तो शोध केवल एक अकादमिक अभ्यास नहीं है बल्कि एक ज्ञान विकास का सशक्त माध्यम भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शोध प्रतिवेदन लेखन में शामिल चरणों पर चर्चा करनी है और शोध प्रतिवेदन के जो प्रमुख घटक है उसके महत्व के बारे में भी पढ़ना है। तो जो शोध है, रिसर्च, वो एक संयोजित और वैज्ञानिक प्रक्रिया होती है जिसका जो अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है वो शोध प्रतिवेदन, रिसर्च एंड रिपोर्ट्स के बारे में लिखना है। यह प्रतिवेदन न केवल शोधकर्ता के जो कार्य है उसका दस्तावेज होता है बल्कि इसके बारे में ये बताते हैं कि जो अन्य जो शोधकर्ता है, शिक्षक, छात्र, समाज के लिए ये उपयोगी भी होते हैं। तो उनकी जो रिसर्च का उद्देश्य क्या होता है, जो विधियां और जो निष्कर्ष और जो सिफारिश है उनको विस्तार पूर्वक लिखते हैं ताकि इससे आपको और भी जानकारी प्राप्त हो उसके बारे में। तो जो शोध प्रतिवेदन है उसको प्रभावी और व्यवस्थित ढंग से उसको प्रस्तुत करते हैं ताकि जो कुछ निश्चित चरण है, घटक है, उसका पालन करना आवश्यक हो। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट में देखेंगे तो जो शोध प्रतिवेदन है उसको लिखने में शामिल चरणों पे क्या चर्चा करनी है। तो जो शोध प्रतिवेदन है वो एक क्रमबद्ध प्रक्रिया होती है इसमें शोध के प्रत्येक चरण है उसको व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया जाता है। तो मुख्य चरण निम्नलिखित है, जैसे योजना बनाना, प्लानिंग। तो प्रतिवेदन लिखने से पहले ही उसकी जो रूपरेखा है वो बनाई जाती है जिसमें किन किन शीर्षकों को शामिल किया जाएगा, किस शैली में इसको लिखा जाएगा, प्लानिंग वगैरह। ठीक है, ड्राफ्ट तैयार करते हैं, जैसे सभी जो जानकारी है ना उसको इकट्ठा करके एक ही जगह ड्राफ्ट में आप लोग रख लेते हो जिसमें जो विषय का परिचय, विधि, निष्कर्ष ये सभी उसके अंदर शामिल होते हैं। समीक्षा और सुधार, तो रिव्यू और रिवीजन, तो प्रारूप को पढ़कर उसमें व्याकरण, भाषा, तथ्यात्मक जो त्रुटियां हैं, संगठनात्मक जो कमियां हैं उसको ठीक कर किया जा सकता है। अंतिम रूप देते हो, फाइनलाइजेशन, सभी सुधार के बाद प्रतिवेदन को अंतिम रूप देने के तैयार किया जाता है। तो इसमें जो सामग्री है उसको सही ढंग से चार्ट, आंकड़े, संदर्भ ये सभी शामिल करके उसको फाइनल कर देते हो, फाइनल रूप से तैयार कर देते। प्रस्तुति और प्रकाशन, तो प्रेजेंटेशन और सबमिशन, तो प्रतिवेदन को उचित रूप से प्रारूप में टाइप करके प्रस्तुत किया जाता है, जैसे हार्ड कॉपी या डिजिटल फॉर्मेट में। शोध प्रतिवेदन के प्रमुख जो घटक है उनके महत्व के बारे में बताइए। तो जो ये एक प्रभावी और शोध प्रतिवेदन में कुछ सहायक भाग होते हैं जो पूरे जो शोध है, जानकारी व्यवस्थित और जो स्पष्ट रूप से जो हमें प्रस्तुत करते हैं ये। तो इसके प्रमुख घटक क्या है, शीर्ष टाइटल जो पेज होता है, जैसे किसी भी रिसर्च का कर रहे हो सबसे पहले आप किस टॉपिक पे रिसर्च उसका नाम लिखोगे।
शोधकर्ता का नाम आएगा, जो भी रिसर्च कर रहा है उसके संस्थान का नाम आएगा और वो तारीख आती है। और महत्व क्या है, ये प्रतिवेदन की पहली छाप होती है। ओवर जानकारी को पहचानने योग्य बन जाती है कि किस बात पे रिसर्च हो रही है, किसने रिसर्च की है और किसके थ्रू हुई है, क्या इंस्टीट्यूट है, जिससे भी वो जो भी शोध करता है क्या इंस्टीट्यूट का नाम है और डेट उस दिन की। तो इस चीज के बारे में वो पहचानने योग्य भी होती है उनकी जानकारियां। स्वीकृति पत्र और प्रस्तावना, तो एक्नॉलेजमेंट ऑफ प्रेफरेंस, तो उनमें से जो इसमें जो उन व्यक्ति और संस्थाओं के बारे में धन्यवाद व्यक्त किया जाता है जिन्होंने शोध में उनकी सहायता की है। जैसे शोधकर्ता की विनम्रता और सहयोग को भी दर्शाया जाता है इसमें। विषय सूची, ठीक है। जैसे ना बुक होती है, आप कोई भी एक न्यू बुक्स लेते हो तो फर्स्ट वो जो फ्रंट पेज है उस पर ऑथर का नाम लिखा होता है, ठीक है, ये बुक कहाँ प्रकाशित हुई, ये सारी डिटेल्स होती हैं। फिर सेकंड पेज पे एक्नॉलेजमेंट होता है, उसके बारे में उसको उसको धन्यवाद थैंक यू बोला जाता है कि उसने इस टॉपिक पे रिसर्च करके इसके बारे में लिखा। तो सारी चीज़ें बुक्स के अंदर होती है ना। फिर टेबल ऑफ कंटेंट्स आता है, सिलेबस आता है, विषय सूची आते हैं कि हाँ इस बुक में ये सिलेबस है, ये इतने चैप्टर्स हैं, ये हर चैप्टर का नाम लिख के आता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। जैसे सभी अध्याय और उपअध्यायों की सूची तैयार होती है, इसमें पाठक को विषय सूची पर ढूंढने में सुविधाएं होती हैं। तो फिर आता है इंट्रोडक्शन, आता है कि इसमें शोध की जो पृष्ठभूमि है, उद्देश्य है और समस्या है उसके बारे में बताया जाता है और ये बताते हैं कि शोध क्यों किया गया, उसके महत्व क्या थे, ये सारी चीज़ें। तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर आता है। फिर उसके बाद समीक्षा साहित्य में तो संबंधित जो विषय है उस पर पहले किए गए शोध की जानकारी दी जाती है और ये वर्तमान शोध को पुराने शोधों से जोड़ के भी रखता है। शोध विधि में क्या बताया जाता है, रिसर्च मैथोलॉजी में, तो जिसमें जो डाटा संग्रह है और नमूना चयन, प्रयोग की विधि, ये सारी चीज़ें बताई जाती है और ये शोध की जो रिसर्च की जो वैज्ञानिक रूप से और प्रमाणित रूप से इसकी बातों को दर्शाता भी है। डेटा विश्लेषण और निष्कर्ष में बताया जाता है कि जो आंकड़े हैं ना उसकी जानकारी प्राप्त करके रिसर्च के जो निष्कर्ष हैं वो आपके प्रस्तुत किए जाएं और ये शोध के परिणामों को तर्कसंगत और ठोस बनाता है। इसमें डेटा संग्रह, नमूना चयन, प्रयोग की विधि, ये सारी चीजें बताई जाती है और ये शोध की वैज्ञानिकता प्रमाणिकता के बारे में बताता है, ठीक है। डेटा विश्लेषण में जो आंकड़े होते हैं उसको शोध के निष्कर्ष के रूप में बताया जाता है। ये शोध के परिणामों को तर्कसंगत रूप में ठोस स्वरूप में इसको बताता है। सिफारिश या रिकमेंडेशन, तो जो शोध है उसके आधार पर क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए इसके सुझाव के बारे में बताया जाता है। ये नीति निर्धारण है, सुधार की दिशा में सहायक रूप होती है। सारांश समरी आती है। फिर उसके बाद तो जो पूरे शोध का जो संक्षिप्त विवरण होता है उसके बारे में बताया जाता है। पाठकों को एक झलक के रूप में शोध की पूरी जानकारी दी जाती है रिसर्च की। तो संदर्भ सूची आती है। फिर बिब्लियोग्राफी आती है, जिन पुस्तकों, लेखों, वेबसाइटों के उपयोग से इसको लिखा गया है उसकी सूची दी जाती है। ये शोध की प्रामाणिकता और ईमानदारी के रूप में बताया रहता है। अपेंडिक्स, तो इसमें प्रश्नावली, चार्ट, नक्शे, गणनाएं, ये सारी अतिरिक्त सामग्री है वो दी जाती है। महत्व ये पाठक को अधिक विवरण देने में सहायता करती है। निष्कर्ष, तो शोध जो प्रतिवेदन है वो केवल एक दस्तावेज नहीं है बल्कि ये जो शोध करता है उसकी सोच, परिश्रम, निष्कर्षों के लेखा जोखा होते हैं। इसे प्रभावशाली और वैज्ञानिक रूप में प्रस्तुत करने के लिए संयोजित चरण को पालन और प्रमुख घटकों का समावेश आवश्यक होता है। एक अच्छी तरह से इसको लिखा या शोध प्रतिवेदन न केवल विषयों में योगदान करता है बल्कि जो भविष्य के जो शोध करता है ना, जो रिसर्चर्स है, उनके लिए एक मार्गदर्शन भी बन जाती है। इसलिए जो शोध है वो प्रतिवेदन लेखन को शोध प्रक्रिया का अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा भी माना गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, विभिन्न प्रकार के जो शोध है प्रतिमानों की आपस में तुलना कीजिए और क्या शिक्षा के क्षेत्र में ये नए विज्ञान की खोज करना संभव है? यदि हाँ तो शोध के माध्यम से नया जो सृजित हो सकता है उसके उदाहरण के रूप में बताइए। तो जो शोध है ना वो किसी भी विषय की गहराई को समझने और उसमें नए नए तथ्य और समाधान खोजने की वैज्ञानिक प्रक्रिया होती है। शिक्षा के क्षेत्र में
रिसर्च का जो एक विशेष स्थान है, क्योंकि ये न केवल शैक्षणिक जो विधाएं उसके अंदर सुधार लाती हैं, बल्कि जो नए नए विज्ञान है, नवाचार है, उसका भी बारे में बताती हैं। शोध का जो पूरा करने का जो विभिन्न शोध प्रतिमान से रिसर्च गेम्स का प्रयोग किया जाता है, जिनकी अपनी विशेषताएं होती हैं। साथ में ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है कि क्या शिक्षा के क्षेत्र में अभी भी ये नया कुछ खोजा जा सकता है। तो इसका उत्तर है हाँ। तो शोध के माध्यम से शिक्षण, अधिगम, प्रशासन में संबंधित उनके नवाचार से संभव होता है। तो विभिन्न प्रकार के शोध जो प्रतिमानों की आपस में तुलना है उसके बारे में। तो शोध प्रतिमान जैसे रिसर्च पैराडिग्म का अर्थ है कि शोध को देखने और समझने का ढांचा है, उसका दृष्टिकोण है। वो प्रमुख शोध प्रतिमान निम्नलिखित है, जैसे कि इसमें आप देख सकते हो मात्रात्मक प्रतिमान, आंकड़े व संख्याओं पर आधारित सर्वेक्षण, प्रयोग, प्रशिक्षण, आंकड़ों से संबंधित निष्कर्ष निकालना, वस्तुनिष्ठ और गणनात्मक पर आधारित। ठीक है। इसी गुणात्मक में व्यवहार, अनुभव, दृष्टिकोण का अध्ययन, साक्षात्कार, गहराई से अवलोकन, समझ प्राप्त करना, केस स्टडी करना, और इसमें मानवीय अनुभवों संदर्भ पर आधारित हो रहता है। मिश्रित तापमान मात्रात्मक, गुणात्मक होता है। ये दोनों विधियों का संयोजन होता है। व्यापक समाज प्राप्त करना होता है। संतुलित दृष्टिकोण, दोनों प्रतिमानों की शक्ति प्रदान होती है इसमें। ठीक है। ऐसे शोध प्रतिमान में विशेषताएं। कार्यकारी प्रतिमान, शिक्षा को व्यावसायिक द्वारा समस्याएं हल होती हैं, कक्षा आधारित होती हैं, सुधारात्मक समाधान, सुधार पर जोर दिया जाता है। तुलनात्मक विश्लेषण इसमें क्या होता है, तो मात्रात्मक जो शोध है ना वो वस्तुनिष्ठ तथ्यों पर ही केंद्रित होती है, जबकि जो गुणात्मक शोध होते हैं ये भावनाएं और दृष्टिकोणों के बारे में हम समझाते हैं। मिश्रित प्रतिमान दोनों का एक संतुलन बना के बताता है। क्रियात्मक शोध सीधे सीधे समस्या समाधान पर केंद्रित करता है, लेकिन जो शिक्षा क्षेत्र है उसमें यह बहुत अत्यंत उपयोगी भी होता है। तो क्या शिक्षा के क्षेत्र में नए ज्ञान की खोज करना संभव है? तो जी हाँ, शिक्षा के क्षेत्र में आज भी नई खोज करना संभव है, कि समाज, तकनीकी और छात्रों की जो आवश्यकता है वो निरंतर रोज बदलती रह रही है। शोध रिसर्च के माध्यम से हम न केवल नई शिक्षण विधियों का विकास कर सकते हैं, बल्कि जो अधिगम की जो अधिक प्रभावशाली, समावेशी, व्यवहारिक रूप से इसको बना भी सकते हैं। तो शोध के माध्यम से एक नया सृजित हो सकता है। तो नई शिक्षण विधियां जैसे डिजिटल लर्निंग, स्मार्ट क्लास, गेम आधारित जो शिक्षण है, इन सभी का प्रभाव अध्ययन करके शिक्षा की जो गुणवत्ता है उसमें सुधार किया जा सकता है। छात्र केंद्रीय शिक्षा, तो जो छात्र हैं उसकी मानसिकता, समझने की शैली, उनकी जरूरतों के अनुसार पाठ्यक्रम और शिक्षण जो विधि है उसको बदला जा सकता है। शिक्षकों के प्रशिक्षण में नवाचार, तो प्रशिक्षकों के लिए नई कार्यशालाएं, तकनीकी टूल्स का विकास भी किया जा सकता है। समावेशी शिक्षा में विशेष जो आवश्यकता है उसमें वाले बच्चों के लिए उपयुक्त पद्धतियां, उन सब का विकास किया जा सकता है। उदाहरण के रूप में देखते हैं कि एक जो शिक्षक है उसने देखा है कि किसी कक्षा में कुछ जो छात्र है वो प्रारंभिक पद्धति से सीख नहीं पा रहे हैं। उसने वीडियो आधारित जो शिक्षण है उसका प्रयोग किया, पाया कि छात्रों की समझ और रुचि दोनों ही बढ़ गई है। तो इस प्रयोग से शोध द्वारा जो प्रमाणित जो करके इन शिक्षकों के लिए भी एक नवाचार के रूप में ये प्रस्तुत किया जा सकता है। तो निष्कर्ष ये है कि जो शोध प्रतिमान है ये हमें निर्णय लेने में मदद करते हैं। ये किसी भी विशेष समस्या का अध्ययन करने में दृष्टिकोण से इसका किया जाएगा, जो बदल जाता है। प्रत्येक जो प्रतिमान है वो अपनी उपयोगिता होती है, उनका जो चुनाव शोध के उद्देश्य होते हैं वो इन चीजों पर ही निर्भर करते हैं। साथ में ये शिक्षा का क्षेत्र है ये कभी भी स्थिर नहीं रहता, इसमें निरंतर सुधार और नवाचार, मतलब शिक्षा के अंदर डेवलपमेंट होते रहते हैं। कोई भी एक चीज डिसाइडेड नहीं होती, हम लोग कोशिश करते रहते हैं कि गुणवत्ता है वो और भी ज्यादा बेटर हो सके। तो शोध ही वो माध्यम है, रिसर्च ही वो माध्यम है जिसके स्वरूप शिक्षा में नए विचार, विधियां और जो समाधान है वो प्रस्तुत हो सके। तो इसलिए शिक्षा में जो शोध है उसको केवल एक शैक्षणिक आवश्यकता नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन के साधन भी माने जाने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, गुणात्मक शोध में आमतौर पर सामने आने वाले जो नैतिक मुद्दे हैं वो क्या? इन मुद्दों को संबोधित करने में रणनीतियां सुझाएं और चर्चा करें। और शोध में नैतिकता क्यों आवश्यक है? तो ऑप्शन में गुणात्मक शोध को परिभाषित करना है और इसकी जो मुख्यतः आवश्यकताएं है, व्याख्या है, उसके बारे में चर्चा करनी है, और एक मात्रात्मक शोध से किस प्रकार भिन्न है उसके उदाहरण के रूप में समझाना है।
तो शोध, तो रिसर्च वो एक ऐसा माध्यम है जिसमें हम किसी विशेष समस्या व्यवहार के रूप से गहराई रूप से समझ सकते हैं। शोध मुख्य दो प्रकार के होते हैं, मात्रात्मक क्वांटिटिव और गुणात्मक। जहाँ पे जो मात्रात्मक शोध है वो संख्यात्मक आंकड़ों पर आधारित होता है, और जो गुणात्मक शोध है वो व्यक्ति के अनुभव, दृष्टिकोण और सामाजिक व्यवहार है उसको समझने पर हमें केंद्रित करते हैं। तो जो गुणात्मक शोध है उसमें जो शोध करता है तो प्रतिभागियों के बीच सीधा संपर्क होता है, लेकिन इसमें जो नैतिकता है वो इसको विशेष इस पर महत्व देता है। गुणात्मक शोध की जो परिभाषा है उसकी विशेषता है कि जो गुणात्मक शोध है वो शोध होता है जिसमें जो शोध करता है, जो रिसर्चर होता है, वो किसी व्यक्ति, समूह या समाज के व्यवहार, अनुभव और जो धारणाएं है, विचार, सामाजिक घटनाएं, उन सबको गहराई से समझने में उसका प्रयास करता है। और यही शोध आंकड़ों की जो बजाय शब्दों, विचार और भावनाओं और अनुभवों पर आधारित होता है। मुख्य विशेषताएं हैं कि प्राकृतिक परिवेश में अध्ययन, तो ये जो शोध है ये वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में इसका प्रयोग किया जाता है, प्रयोगशाला में नहीं। और उच्च लचीलापन, तो इसमें शोध की जो दिशा है प्रश्न शोध के दौरान बदली जा सकती है जिससे गहराई से समझ प्राप्त मिल सके। तो गहराई पर जोर, तो ये संख्यात्मक निष्कर्ष की जगह अनुभव की गहराई और समझ पर ध्यान देती हैं। प्रतिभागियों की दृष्टि से विश्लेषण, तो ये शोध करता है प्रतिभागियों के नजरिए से विषय को समझता है और ना ही अपनी पूर्ण धारणाओं से। तो छोटे नमूने पर आधारित, तो ये जो शोध है ये अक्सर छोटे समूह पर केंद्रित होते हैं, जैसे एक कक्षा, गांव या संस्था के थ्रू। तो मात्रात्मक शोध में अंतर, तो आधार क्या है गुणात्मक और मात्रात्मक में। तो दृष्टिकोण से देखें तो यह व्याख्यात्मक होती है, ये सांख्यिक होती है। ये डेटा का प्रकार इनका शब्द, अनुभव, भावनाओं से होता है, इनका संख्या, मापन, आंकड़ों से होता है। उद्देश्य ये गहराई से समझती हैं, ये प्रवृत्तियों और संबंधों को मापती हैं। ये साक्षात्कार, अवलोकन, केस स्टडी के थ्रू समझती हैं। ये प्रश्नावली, प्रयोग और प्रशिक्षण के माध्यम से समझती हैं। इनका आधार गुणात्मक शोध है और इनका जो नमूना आकार है ये छोटा होता है गुणात्मक, और मात्रात्मक बड़ा होता है, क्योंकि ये सांख्यिक रूप से होती है, नंबरिंग के थ्रू होता है, तो ये बड़ा होता है। उदाहरण, यदि कोई शोधकर्ता ये जानना चाहता है कि ग्रामीण क्षेत्रों की जो महिलाएं हैं वो शिक्षा में कैसे दिखती हैं, तो उसे साक्षात्कार करते उनके जो अनुभवों को समझेंगे, तो ये गुणात्मक शोध होगा। लेकिन यदि वो जानना चाहते हैं कि कितने जो प्रतिशत जो महिलाएं वो प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर चुकी हैं, तो ये मात्रात्मक शोध होगा। मतलब एग्जैक्टली वो एक काउंटेबल चीज पूछे है ना कि कितनी शिक्षा जो महिलाएं हैं वो शिक्षा प्राप्त कर चुकी हैं। तो ये दोनों चीजों के ऐसे हैं। तो गुणात्मक शोध में नैतिक मुद्दे और उनको निपटाने की रणनीति क्या है। तो गुणात्मक जो शोध है उसमें शोधकर्ता अक्सर संवेदनशील विषयों पर गहराई से बातचीत करके ऐसे में कई जो तकनीकें, चुनौतियां वो सामने आती हैं, जिसे ध्यानपूर्वक उसके बारे में वो जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे अनुमति, तो इन्फॉर्म कंसेंट, तो प्रतिभागी है जो उनकी जानकारी, पूरी जानकारी देने की शोध जो उद्देश्य होता है, रिसर्च का उद्देश्य क्या है और उनकी सहभागिता कितनी स्वैच्छिक है। गोपनीयता, तो प्रतिभागियों की पहचान और व्यक्तिगत जानकारी को सुरक्षित रखा जाता है। ठीक है। थर्ड पॉइंट है हानि से बचाव। तो जो शोध है, रिसर्च से जो प्रतिभागी उनको मानसिक, सामाजिक और शारीरिक हानि से, उनको शारीरिक हानियां नहीं होनी चाहिए, इस बात का इस बात को देखा जाता है। ईमानदारी और निष्पक्षता, तो शोध करता है उसको डेटा को तोड़ मोड़ के नहीं बस प्रस्तुत करना चाहिए, बल्कि अपनी ईमानदारी और निष्पक्षता दिखानी चाहिए इसमें। तो सांस्कृतिक संवेदनशीलता, किसी विशेष समुदाय या संस्कृति के प्रति आदर भाव से रखना चाहिए। इन समस्याओं को निपटने की रणनीति क्या है, तो इस पर सूचना देना, तो जो प्रतिभागी है उसको सरल भाषा में शोध की जो प्रगति, उद्देश्य है उसके बारे में बताना चाहिए। लिखित सहमति देना, तो सहभागिता के लिए सबसे पहले लिखित सहमति प्राप्त करनी चाहिए। कोडिंग और गुप्त नाम, तो प्रतिभागियों की पहचान छुपाने के लिए कोड या नकली नामों का यूज करना चाहिए। डेटा की सुरक्षा, तो रिकॉर्ड्स और दस्तावेज को पासवर्ड और प्रोटेक्ट्स और सुरक्षित स्थानों पर इसको रखना चाहिए। नैतिक और सहमति की अनुमति, तो ये शोध है इसको प्राप्त करने से पहले संस्था की जो नैतिक समिति है उसको स्वीकृति रूप से इसको प्राप्त करना चाहिए। शोध में नैतिकता क्यों आवश्यक है, तो प्रतिभागियों की जो विश्वास बनाए रखना चाहिए। जो नैतिक शोध है उसमें प्रतिभागी निडर होकर सच्ची जानकारी है उसके बारे में जान सके। शोध की विश्वसनीयता बढ़ती है, तो यदि जो शोध है वो ईमानदार और पारदर्शी होगा तो उसके जो निष्कर्ष है अधिक प्रभावशाली माने जाएंगे।
कानूनी और सामाजिक उत्तरदायित्व। तो नैतिकता और के उल्लंघन से शोधकर्ता की जो कानूनी और जो सामाजिक समस्या है उसका सामना करना पड़ सकता है। तो ये गुणात्मक जो शोध शिक्षा है और समाज के जो गहरे पहलू हैं उसको समझने के लिए एक सशक्त माध्यम है। ये मानव व्यवहार और भावनाओं और सामाजिक संदर्भ है उसको बेहतर तरीके से उसकी व्याख्या कर सकता है। लेकिन इस शोध के दौरान नैतिकता का जो पालन है वो अत्यंत आवश्यक है ताकि जो प्रतिभागी है उसकी गरिमा बनी रहे और शोध के जो निष्कर्ष है वो विश्वसनीय हो। शोधकर्ता को सदैव ध्यान रखना चाहिए कि ज्ञान प्राप्ति के लिए मार्ग नैतिकता से होकर ही जाता है और नैतिक शोध के समाज के विकास में सच्चा योगदान दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 है प्रयोगात्मक एवं अर्ध आशंकित प्रयोग और प्रयोगात्मक शोध में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो प्रयोगात्मक शोध में आंतरिक एवं बाह्य जो विविधता है उसके अर्थ को समझाइए उदाहरण के स्वरूप। तो जो शोध की प्रक्रिया है उसमें जब हम किसी सिद्धांत या विचार को वास्तविक रूप से उसका परीक्षण करने की आवश्यकता होती है, लेकिन जब हम उसको एक्सपेरिमेंटल और अर्ध प्रयोगात्मक मतलब क्यूएससी एक्सपेरिमेंटल शोध का सहारा लेते हैं, तो ये दोनों प्रकार के शोध हैं विशेष रूप से ये जानने के लिए किया जाता है कि किस विषय में हस्तक्षेप मतलब इन्वेंटेशन या परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ा। तो साथ में इन्हीं शोधों के विविधता मतलब इनकी वैलिडिटी की जांच की इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है और ये सुनिश्चित किया जाता है कि जो प्राप्त निष्कर्ष है वो विश्वसनीय और ट्रस्टेबल है, सामान्यकरण के लिए योग्य है। वो इसके बारे में बात करते हैं। प्रयोगात्मक एवं और अर्थ और जो प्रयोगात्मक शोध है उसके बीच में अंतर। तो प्रयोगात्मक शोध है इस शोध में जो शोध करता है स्वतंत्र चारों ओर से इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को नियंत्रित करके देखता है कि आश्रित चरण जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स है उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसमें दो समूह होते हैं, नियंत्रण समूह कंट्रोल ग्रुप और प्रयोग समूह तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। तो प्रतिभागियों को यादृच्छिक रूप से रैंडमली इन समूहों में बांट दिया जाता है। उदाहरण के रूप में हम समझेंगे यदि एक शिक्षक ये जानना चाहता है कि जो ऑडियो विजुअल जो शिक्षण विधि है वो छात्रों के परिणामों को कैसे प्रभावित कर रही है, तो एक समूह का प्रारंभिक पढ़ाई करवाएगा और दूसरे को ऑडियो विजुअल से कराएगा। तो फिर दोनों के परिणाम को देखेगा और उनकी तुलना भी करेगा। ओके, तो अर्ध प्रयोगात्मक शोध, तो इसमें भी जो नियंत्रण और समूह है वो प्रयोग के माध्यम से होता है। जैसे जो प्रतिभोगी है उनको यादृच्छिक रूप से नहीं बांटा जाता है, बल्कि इसका ये कारण हो सकता है कि जो वास्तविक परिस्थितियां उसमें ऐसा करना संभव नहीं होता। यदि कोई विद्यालय है उसमें दो अलग अलग कक्षाओं को दो अलग अलग शिक्षण विधियां दी जाती हैं तो उनके जो प्रदर्शन की तुलना है वो की जाती है। तो ये अर्ध प्रयोगात्मक शोध होता है क्योंकि छात्रों को जो यादृच्छिक रूप से नहीं चुना जाता। मुख्य अंतर इनके रूप में है, तो देखते हैं। इनसे समूह का चयन, तो ये यादृच्छिक होता है, रैंडमली होता है इनका, ये गैर यादृच्छिक नॉन रैंडमली होता है अर्ध प्रयोगात्मक का। इनका उच्च में आता है नियंत्रण स्तर और ये सीमित रहता है इनका। इनकी विविधता या अधिक आंतरिक विविधता होती है, इसमें ये कम आंतरिक विविधता होती है। ये नियंत्रण का वातावरण रहता है, इनका वास्तविक परिस्थितियां होती है। ये अधिक सटीक रहते हैं, ये तुलनात्मक रूप से इनके कम रहते हैं। तो प्रयोगात्मक शोध में आंतरिक एवं बाहर में जो वैधता है उसकी व्याख्या कर हम बात करें तो आंतरिक जो वैधता है वो इस बात के बारे में बताता है कि शोध में जो देखा गया जो प्रभाव है उसको वास्तव में स्वतंत्र कितने चरणों पे उसके कारण हो जाता है, मतलब वास्तव में जो स्वतंत्रता है उसके चरणों के क्या कारण हुआ है, ना कि कोई अन्य जो बाहरी कारण है उसकी वजह से। तो यदि शोध के जो परिणाम है उसको विकृत करने के लिए, उसको डिवाइड करने के लिए पूर्व ज्ञान, प्रेरणा, वातावरण इन सबसे नियंत्रित किए गए हैं तो एक आंतरिक वैधता को उच्च माना जाता है। उदाहरण के रूप में देखें, अगर एक अध्ययन में एक समूह को एक नई शिक्षण विधि दी गई है और दूसरे को नहीं दी गई है, लेकिन दोनों को पढ़ाने वाले शिक्षक का अनुभव है, विषय, समय और पाठ्यक्रम एक जैसा रखा गया, तो ये उच्च आंतरिक वैधता वाला शोध माना जाता है। तो एक्सटर्नल वैलिडिटी में तो ये जो है ना ये इस बात को बताती है कि शोध के जो परिणाम है वो वास्तविक जीवन की अन्य परिस्थितियां, समूह और समय पर कितनी आसानी से लागू किया जा सकता है। मतलब अगर किसी जो नई शिक्षण विधि है ना वो दिल्ली के इस स्कूल में सफल रही है, लेकिन वहीं जो विविध गांव के जो विद्यालय है उसमें वो अन्य राज्यों में भी असफल रही है, तो इस शोध की जो प्रमुख जो वैधता है वो मजबूत मानी जाएगी। तो दोनों जो वैधता है उसका संतुलन, तो जो उच्च जो आंतरिक विविधता है वो सुनिश्चित करने के लिए शोधकर्ता को प्रयोग की जो अति संभव नियंत्रण रखती है और उच्च जो प्राथमिक विविधता है उसके लिए शोध की जो वास्तविक परिस्थितियां उसका दोहराने में बहुत जरूरी होती है।
कभी कभी तो ये दोनों संतुलन बनाए रखने में चुनौतीपूर्ण होती है, क्योंकि जितना इनमें अतिरिक्त नियंत्रण होगा, कंट्रोल होगा, उतनी ही ये भ्रमित विविधता घट सकती है इनकी। तो निष्कर्ष, प्रयोगात्मक और अर्थ प्रयोगात्मक जो शोध है वो शिक्षा, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र जैसे जो क्षेत्र है इनमें हस्तक्षेप का प्रभाव अध्ययन करने के लिए अत्यंत उपयोगी होता है। दोनों के अपने लाभ, सीमाएं होती हैं, उनके चयन शोध की परिस्थितियां ही निर्भर होती हैं। साथ में ही किसी भी प्रयोगात्मक शोध की जो विशिष्टता सुनिश्चित करने के लिए उनकी आंतरिक हम जो विविधता है उसको समझती हैं, उसको बनाए रखने में आवश्यक होती हैं। केवल तकनीकी रूप से सही नहीं है, बल्कि सामाजिक और व्यवहारिक रूप से भी प्रासंगिक शोध ही सार्थक और उपयोगी ज्ञान का निर्माण कर सकती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, परिणामों की अंतर्निहितता को बढ़ाने के लिए क्या किया जाना चाहिए, ये उसके बारे में बताना है। और शोध नैतिकता के उद्देश्य क्या है, इसके बारे में बताइए। तो जो शोध है वो केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक माध्यम नहीं होता, बल्कि ये एक उत्तरदायित्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें शोधकर्ता को सत्य, निष्पक्षता, समाज के प्रति संवेदनशील बनाए रखने मतलब जरूरी होती है। शोध की जो उपयोगिता है ना वो तब और बढ़ जाती है जब उसकी जो निष्कर्ष है, परिस्थितियां, समूह, स्थान, इस सब पे लागू किया जा सके। तो इसी अंतर्निहितता को कहते हैं, इसी को अंतर्निहितता कहते हैं। ठीक है, शोध किए जा सके जो शोध है वो करते समय जो नैतिक मूल्य हैं, सिद्धांतों का पालन करना आवश्यक होता है, ताकि जो शोध के जो समाज के हित में हो रहे काम है वो किसी के अधिकारों का मतलब उसके अधिकारों का खत्म ना कर सके। परिणामों की अंतर्निहितता को बढ़ाने के उपाय। तो जो अंतर्निहितता, जो ट्रांसफरेबिलिटी है, उसका मतलब है कि किसी शोध में पर्याप्त जो निष्कर्ष है उसके अन्य संदर्भ या परिस्थितियों में उसको लागू कर पाना ये गुणात्मक शोध में विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वहां छोटे समूह पर ही गहराई से अध्ययन किया जा सकता है। तो अंतर्निहितता बढ़ाने के लिए अपनाई गई रणनीति क्या है, संदर्भ की स्पष्ट जानकारी देना। तो शोध वो किसी स्थान, समय या सामूहिक जो सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में किए गए जो काम है उसकी विस्तृत जानकारी देना जरूरी होता है। इसमें जो दूसरे जो शोध करता है वो पाठक ये तय कर सकते हैं कि क्या ये निष्कर्ष उनके संदर्भ में लागू हो सकते हैं। प्रतिभागियों की विशेषताओं का विवरण, तो जैसे जो आयु है, लिंग है, सामाजिक जो वर्ग है, शिक्षा स्तर, इन अन्य संदर्भों से तुलना संभव हो जाती है। तो विस्तृत विवरण, तो शोध में जो गहराई से विस्तृत विवरण करना है, जैसे घटनाओं में, अनुभव में, बातचीत के सजीव वर्ण से, ताकि ये जो पाठक है ना वो वास्तविक परिस्थितियों के बारे में कल्पना कर सके। तो दूसरे स्थानों पर पूर्ण जो प्रशिक्षण है, तो शोध के जो निष्कर्ष है उसको अन्य संदर्भों में दोहराकर उसकी जो अंतर्निहितता है उसकी पुष्टि के बारे में बताया जा सके। और निष्कर्ष की जो सीमा है उसको स्पष्ट करने के लिए तो शोध को यही बताना चाहिए कि किन संदर्भों में निष्कर्ष शायद लागू ना हो। तो शोध नैतिकता के उद्देश्य क्या है, तो शोध जो नैतिकता है उसका मतलब ये है कि शोध करते समय, तो रिसर्च करते समय कुछ जो मानवीय और सामाजिक जो मूल्य हैं उसका पालन करना, ताकि जो शोध निष्पक्ष, विश्वसनीय और सम्मानजनक बना रहे। तो शोध जो है वो नैतिकता के प्रमुख उद्देश्य है। प्रतिभागी की सुरक्षा सुनिश्चित करना, शोध किसी भी प्रकार से प्रतिभागियों की मानसिक, शारीरिक और जो सामाजिक हानि है वो नहीं करे। तो गोपनीयता बनाए रखे, प्रतिभागियों की जानकारी है उसको सीक्रेटली रखा जाए, उनकी पहचान को उजागर नहीं किया जाना चाहिए। तो स्वैच्छिक भागीदारी, तो प्रतिभागियों को पूरी जानकारी देकर उनकी सहमति से ही शोध में इसको शामिल किया जाना चाहिए। ईमानदारी और निष्पक्षता, तो शोधकर्ता को डेटा, निष्कर्ष और विश्लेषण में किसी भी प्रकार के हेरफेर नहीं करने चाहिए। सांस्कृतिक और सामाजिक संवेदनशीलता, तो शोध करते समय जो स्थानीय और जो मानवता, परंपराएं और भावनाओं का जो सम्मान है वो होना चाहिए। नैतिकता समीक्षा में अनुमति, यदि शोध संवेदनशील या मानव प्रतिभोगी से जुड़ा हुआ है तो पहले नैतिक समिति से अनुमति लेनी चाहिए उसको। एक उदाहरण के रूप में देखते हैं कि मान लीजिए यदि एक शोध करता है वो स्कूल के बच्चों की जो भावनात्मक जो समस्या है उसमें तो रिसर्च कर रहा है, तो यदि वो बच्चे उनके माता पिता को नहीं बताते हैं जानकारी तो किस उद्देश्य से ली जा रही है, तो उसकी जो गोपनीयता है क्या वो कैसे रखी जाएगी। तो ये जो शोध है वो नैतिक दृष्टि से ही गलत होगा, क्योंकि यदि वो बच्चों की सहमति, वो पेरेंटल कंसेंट लेकर उनकी पहचान छिपाकर निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं तो ये नैतिक शोध होगा।
निष्कर्ष। तो शोध की जो गुणवत्ता है, उनकी उपयोगिता है, वो तब और बढ़ जाती है उसके निष्कर्ष व्यापक संदर्भों में उसको लागू किया जाता है, यानी उसकी जो अंतर्निहितता है वो अधिक होती है। इसके लिए शोधकर्ता को संदर्भ सहभागी प्रक्रियाओं का गहरी रूप से उसका विवरण करना चाहिए। साथ में जो रिसर्च करते टाइम ना नैतिकता का पालन अनिवार्य होना चाहिए, क्योंकि ये जो रिसर्च है, ये शोध है, इसको विश्वसनीय और मानवीय बनाता है। तो यदि शोध वैज्ञानिक, नैतिक और व्यवहारिक दृष्टि से सशक्त होगा तो वह समाज के लिए एक मूल्यवान योगदान है, वो सिद्ध हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रचालिक एवं अप्रचालिक न्याय दर्श में अंतर स्पष्ट कीजिए और प्रश्नावली एवं अनुसूची में मुख्य अंतर स्पष्ट कीजिए। तो परिचय देख लेते हैं। शोध जो कार्य है उसमें कई तकनीकी शब्दों उपकरणों का उपयोग किया जाता है, जिनकी यही समाज में शोध की जो गुणवत्ता है उसको बेहतर बनाती है। न्याय दर्श शोध का जो मूल्य है वो आधार होता है, जबकि जो प्रश्नावली है और अनुसूची शेड्यूल है उसकी जानकारी एकत्रित करने के दो महत्वपूर्ण माध्यम होते हैं। इन दोनों को इस प्रकार से समझना आवश्यक है ताकि जो उपयुक्त विधि है उसको चयन करके शोध को अधिक प्रभावशाली बनाया जा सके और इन दोनों विषयों को सरल भाषा में विस्तार से समझ सके। प्रचालिक और अप्रचालिक न्यायदर्श में अंतर। तो न्यायदर्श में क्या है? तो न्यायदर्श एक प्रकार की पूर्वानुमानित कथन होती है, जिसे शोधकर्ता के प्रशिक्षण के लिए प्रस्तुत करते हैं और ये किसी घटना के संभावित संबंध को व्यक्त करते हैं। तो प्रचालिक जो न्यायदर्श है, जैसे ये वो न्यायदर्श होते हैं जिसमें किसी जो शोध प्रशिक्षण योग्य है वो व्यवहारिक रूप से मापने योग्य बनाया जा सके, जिसमें जो उपयोग किए गए जो प्रत्येक शब्द है उसका सटीक रूप से मापने जो अर्थ है वो साबित हो सके। उदाहरण से ऑडियो विजुअल तकनीक से पढ़ाई करने वाले छात्र उनके प्रशिक्षण परिणाम अधिक हो जाते हैं। यहाँ पे प्रचालिक न्यायदर्श इसमें स्पष्ट होता है कि किसी जो तकनीक का उपयोग हो रहा है इसका प्रभाव कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। तो अप्रचालिक न्यायदर्श की बात करें तो ये सामान्य और व्यापक रूप से कई धारणा होती है, इसमें सीधे तौर से मापा या जांचा नहीं जा सकता जब तक उसे प्रचालिक रूप से प्रस्तुत ना किया जा सके। वैसे नई शिक्षा प्रणाली छात्रों पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। ये कथन स्पष्ट और क्योंकि अस्पष्ट है, क्योंकि सकारात्मक प्रभाव है उसकी स्पष्टता परिभाषा है, मतलब इसकी स्पष्ट परिभाषा नहीं है। तो मुख्य अंतर की सारणी के तौर पर हम समझेंगे इसको। तो प्रचालिक न्यायदर्श और अप्रचालिक, तो ये जो मापने योग्य प्रशिक्षण योग्य होती है सामान्य और अमूर्त होती है। ये उनका मापन योग्य होता है, इनका कम होता है। ये शोध में उपयोग सीधे प्रयोग में लिया जा सकता है। ये प्रयोग से पहले इनको स्पष्ट करना आवश्यक होता है। तो शोध जो उपयोग अभ्यास करने से पहले इन चिंता का स्तर घट जाता है और इसमें जो योग व्यवस्था है उसके लिए अच्छा होता है, योग स्वास्थ्य के लिए ही अच्छा होता है। तो प्रश्नावली एवं अनुसूची में अंतर। तो प्रश्नावली ये एक ऐसा लिखित दस्तावेज होता है जिसमें कई जो प्रश्न होते हैं वो प्रतिभागी स्वयं इस दस्तावेज को भरते हैं, इसमें उत्तर देते हैं। इसका प्रयोग प्राय जैसे लोगों के साथ किया जाता है जो पढ़े लिखे होते हैं, स्वतंत्र रूप से उत्तर दे सकते हैं। अनुसूची, तो ये भी एक ऐसे प्रश्नों की सूची होती है। इसमें उच्च स्तर जो शिक्षा करता है सहायक द्वारा पूछकर लिखे जाते हैं। इसका प्रयोग उन परिस्थितियों में किया जाता है जहां प्रतिभागी स्वयं प्रश्न नहीं पढ़ सकते हैं, बल्कि जो उनके उत्तर स्वयं प्रश्न, तो उस परिस्थितियों में किया जाता है ना वो स्वयं प्रश्न पढ़ सकते हैं और ना ही उसके उत्तर को लिख सकते हैं। तो मुख्य सारणी के रूप क्या है? तो इनका उत्तरदाता क्या है कि जो प्रतिभागी हैं स्वयं भरते हैं और अनुसूची में शोधकर्ता या सहायक है वो उत्तर दर्ज करते हैं। शिक्षित उत्तरदायित्व के लिए होते हैं या अशिक्षित सीमित साक्षरता दर वाले उत्तरदायित्व के लिए होता है। इनकी लागत कम होती है, इनकी अधिक होती है। ये तुलनात्मक रूप से कम लगता है इनका और ये अधिक समय लगता है इनके लिए। ठीक है, नेक्स्ट। और नियंत्रण क्या है? इनका कम नियंत्रण होता है और इनका अधिक नियंत्रण होता है साक्षात्कारकर्ता द्वारा, और उत्तरों की गहराई से सीमित होती है, इनकी विस्तृत और स्पष्ट होती है। तो उदाहरण के रूप में यदि किसी गांव में सर्वे करना हो जहां लोग अधिकतर अशिक्षित हो या अनुसूचित उपयोगी हो, तो वहीं किसी कॉलेज के छात्रों से डेटा लेने के लिए प्रश्नावली उपयुक्त होती है। तो निष्कर्ष है कि शोध की जो सफलता है वो इस बात पर निर्भर करती है कि शोधकर्ता किस प्रकार से रणनीति उपयोगकरण को चुनाव करते हैं और प्रचालिक न्यायदर्श शोध की प्रशिक्षण योग्य वैज्ञानिक रूप से बनाते हैं।
जबकि जो प्रश्नावली है ना वो अनुसूचित जो डेटा है उसका संग्रहण की बुनियादी वो विधियां है, वो इन दोनों के बीच के जो अंतर है उसको समझने का शोध प्रक्रिया को सरल, प्रभावी और निष्कर्ष के रूप में विश्वसनीय बनाती है। शोधकर्ता को जो इन विषयों के ऊपर गहराई समझ अवश्य होनी चाहिए ताकि वो अपने जो शोध है उसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सही दिशा में आगे बढ़ा सके। ओके, ये हमारे 10 क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो चुके हैं। किसी का कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आप एग्जाम में जाने से पहले वीडियो देख कर जाइएगा, आपके सारे जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। बेसिकली इसमें जो पूरा चैप्टर है वो रिसर्च के ऊपर ही बताया गया है कि रिसर्च के बारे में हमें रिसर्च कैसे करनी चाहिए, क्या क्या जो मेथड है उसमें वो अप्लाई करनी चाहिए। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। और किसी को उसकी पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, वहां से आकर आप बाय कर सकते हैं। 30 रुपीज पर प्राइस है पीडीएफ का, वहां जाकर आप ले सकते हैं। अदरवाइज आप वीडियो देखकर भी पढ़ के जा सकते हैं, नो इशू। नेक्स्ट एग्जाम आपका कौन सा है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए, जिसकी नेक्स्ट वीडियो हम उसकी अपलोड कर देंगे। ठीक है, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।